ऑल राइट एवरीबॉडी। सो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रिपरेशन डिस्कस किया था। आज से हम लोग रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे थोड़े पहले क्वेश्चंस रिलेटेड टू बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ना। तो पहले समझ लेते हैं कि बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड कैसे करते हैं। देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बीपी इज प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर। भाई किसी को बॉयल करना है, नेचुरली अगर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है तो उनको बॉयल करने में ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सबसे पहली चीज मॉलिक्यूलर वेट पे, ईज ऑफ पोलराइजेबिलिटी, इसके अलावा सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। लेकिन इसमें जो सबसे प्राइमरी चीज है वो कौन सा है? मॉलिक्यूलर वेट। और कई कई बार मॉलिक्यूलर वेट आसपास भी होता है। कभी कभी पता चला हैवियर मॉलिक्यूलर वेट का बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होता है, उसमें फैक्टर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहचानते कैसे हैं? जिस भी मॉलिक्यूल में OH NH लिंकेज आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहे हो उन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वैसे तो HF भी आएगा, लेकिन HF तो अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। अब अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल दूं ना, इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं, सरफेस एरिया हो गया, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये सारे पैरामीटर्स। अब अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, तुम्हें क्या लगता है इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, फ्लोरीन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन तो है नहीं। तो इसका सीधा सीधा किससे देखेंगे हम? मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से क्या आंसर आएगा भाई? फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? अच्छा जी। अच्छा, अगर मैं यही क्वेश्चन पूछता कि बेटा एक काम कर, तेरे पास CH3Cl है एंड तेरे पास CH3OH है ना, अब इन दोनों में किसका बेटर होगा? तो आप बोलोगे क्लोरीन का तो सर 35.5 होता है मास, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का मिला के 17 हो, तो ये डोमिनेट तो यही कर रहा है। लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इसका ज्यादा हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो एक तरह का वीक फोर्स है, ये वॉन डेर वाल्स फोर्स है जो दूसरे ऑक्सीजन, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन के बीच में लगता है और हाइड्रोजन के बीच में लगता है। ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक तरह का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही है। ये पोलर था, प्लस माइनस चार्ज, ये भी पोलर है। तो ये अब सॉरी, माय बैड, इससे किसका अट्रैक्शन होगा बेटा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव चीज का ना। बोल भी नहीं हो यार तुम लोग, कितने ओबीडिएंट स्टूडेंट हो तुम लोग। सर गलती भी करे तो भी नहीं बोलते। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में जो अट्रैक्शन आ रहा है ये क्या है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का वेरी स्पेशल पॉइंट। वेरी स्पेशल पॉइंट क्या है? जब उसमें ब्रिज एटम हाइड्रोजन हो जाए, क्योंकि वो इतना छोटा होता है, डिस्टेंस बहुत कम हो गया, फोर्सेस अच्छे से लगेंगे, इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग आता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग। याद रहेगा सबको? हाँ, कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भाई CH3OCH3, C2H5OH एंड CH3C डबल बॉन्ड OH, इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। क्या बोलेंगे आप? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सोच करके बताइए, नोट करते चलिए सारे बात, और सोचते हुए नोट भी करिए, सोचिए।
हाँ जी बेटा, इसमें बताइए क्या होगा? क्या इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है? इसमें O कार्बन लिंकेज है, इसमें है? हाँ जी सर, OH है ना, यहाँ पे है, यहाँ H बॉन्ड लिखोगे, और इसमें भी H बॉन्ड है। अब जब दोनों में H बॉन्ड है तो ये अच्छा वाला H बॉन्ड है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इस पे पॉजिटिव और अच्छा आएगा, और ऊपर से मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है, तो इसका ऑर्डर ही हो जाएगा। कितने लोग अगर कोई हाथ तो बहुत बढ़िया। चलो आगे देखेंगे। अब उसके बाद अब मैं थोड़ा सा केस चेंज करता हूँ ना, केस चेंज करता हूँ। अभी तक मैं बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल लेकर रखा हुआ था, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा इतना सा चेंज करता हूँ, ठीक है? क्या बोलेंगे भाई, इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा बेटा? What will be the IUPAC name? Guys, what will be the IUPAC name? तो याद है बेंजीन के केस में इसको ही पेरेंट लेते हैं, 2,1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या है? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या है? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम में क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सबको क्लियर है? बोलिए। चलिए अब आप इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मुझे आइडिया दीजिए। इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा है क्या है? क्या इंटरेस्टिंग चीज है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमर है। लगाइए दिमाग, देखिए क्या करते हो। लेट मी सी इफ यू गाइस कैन गिव मी द राइट आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। बोलो। सो बॉइलिंग पॉइंट में अब आइसोमर्स में कैसे सोचे? हाँ, तो देखो इनमें क्या है, इधर की तरफ डाइपोल है, इसका इधर की तरफ डाइपोल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। नेट डाइपोल कितने लोग कह रहे हैं इधर की तरफ आएगा, तो ये पोलर स्पीशीज है, ये कम पोलर है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। अगर किताबों में देखो तो ये वैल्यू कितनी दी है, मैं बता रहा हूँ, 453 कैलोरी। So ortho have highest boiling point among all of them. पता है लोवेस्ट किसका होता है? Any guess? Any guess? इसका 448 है and इसका 446 कैलोरी। मतलब चलो ये दोनों थोड़े नजदीक। हाईएस्ट इसका है, लोवेस्ट मेटा का है। हाईएस्ट इज ऑफ, ये किसकी बात मैं कर रहा हूं? बॉइलिंग पॉइंट की। और तो हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है ना। देखो सिमेट्रिकल कोई चीज है तो उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे ये देखो इसमें सिमेट्री आ गई, तो ये बीच का गेट था, तो इसका वैल्यू सबसे कम। लेकिन बेटा पता है मेल्टिंग पॉइंट में क्या आता है आंसर?
मेल्टिंग पॉइंट में गेस करो किसका ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, मैं वैल्यू बता दे रहा हूँ आपको, कितना है 256, 256 सही लिख रहा हूँ जी। और इसका देख लो तो बोलना मोटो 249 केल्विन, इससे कम हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पता है इंटरेस्टिंगली गेस करो पैरा बहुत ज्यादा होता है, 323, देख लो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मेल्टिंग पॉइंट एबनॉर्मली ऐसा क्यों हाई हो गया, तो हमेशा याद रखना मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग apart from intermolecular force, इसका मेन पार्ट क्या होता है पैकिंग। क्योंकि देखो जब आप मेल्ट करते हो तो क्या होता है, कोई भी चीज जो अच्छे से पैक्ड है वो धीरे धीरे टूट करके दूर आती है हल्की सी। अब बहुत दूर तो नहीं जाती है ना गैस फॉर्म में, तो बॉइलिंग के टाइम पे फोर्सेस इंटरमोलिकुलर ज्यादा ऑपरेटिव है जब, लेकिन मेल्ट कर रहे हो जो चीज एकदम पैक्ड है। और पैकिंग सबसे आसान होती है लीनियर सब्सटेंसेस की, स्फेरिकल सब्सटेंसेस की नहीं। जो आड़े तिरछे हो उनको पैकिंग में कितना दिक्कत आएगा खुद दिमाग लो। लेकिन जो बिल्कुल सीधा सीधा है, सिंपली ऐसे थ्रो भी कर दो बकेट के अंदर तो भी वो अच्छे से एक दूसरे के ऊपर फिक्स होकर के चला जाएगा। बोलो भाई, और इनके बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट भी ठीक ठाक रहेगा। तो इसलिए याद रखना मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू लीनियरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कौन कितना लीनियर है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। जैसे एक बार ही पूछा था कि ये बताओ C डबल बॉन्ड T Cl Cl ऐसे ले लो और एक बार पैरा ले लो, ये दोनों भी तो आइसोमर है बेटा। अब बताओ इनमें मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट तो डाइपोल से देख लिए, इसका डाइपोल मोमेंट है, इसका बीपी ज्यादा है, जबकि ये क्या है देखो हाइड्रोजन तो छोटा सा है ना, इसको ये ओवरऑल क्या है लीनियर स्पीशीज है, ओवरऑल लीनियर स्पीशीज है, इसकी पैकिंग अच्छी होती है। इसलिए देखोगे ज्यादातर केसेस में जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जबकि सिस आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बिकॉज़ ऑफ द सेम रीजन। तो याद रहेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, एग्जामिनेशन में पूछता है बॉइलिंग किसका ज्यादा होगा जिसका डाइपोल हाईएस्ट हो, मेल्टिंग किसका ज्यादा होगा जो लीनियर हो। लिख लेना इस तरह, इसी तरीके से जैसे मैं समझा रहा हूं तुम्हें, जिस तरीके से समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिख लेना है सभी को ना। बोलिए प्यारे बच्चों, बोलिए। यहाँ तक सभी को हो गया, क्लियर आ गया। अब हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी। नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री से क्या लेना देना है, नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री से नहीं, लीनियरिटी से लेना देना है। अब अलग बात है कि लीनियर मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री रखते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं हर जगह पैसा लगाते हैं, ठीक है। लीनियर हो या बिल्कुल ही स्फेरिकल हो, दोनों ही केस में ठीक होता है। अच्छा एक बात बताओ, सॉल्युबिलिटी समझाने के लिए सबसे पहले कितने तरह के सॉल्वेंट होते हैं वो समझ लेते हैं ना। सॉल्युबिलिटी समझाने के लिए कितने तरह के सॉल्वेंट होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। कितने तरह के सॉल्वेंट होते हैं भाई? तो देखो जो सबसे पहला सॉल्वेंट है उसको बोलेंगे नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट
कोई बताएगा एग्जांपल नॉन पोलर सॉल्वेंट का? जैसे CCl4, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, बताओ ये नॉन पोलर है बेटा? बोलो जी। बेंजीन नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है ना? तो ये सब लिक्विड है, ये सब सॉल्वेंट है, राइट, नॉन पोलर। इसके बाद आते हैं वीकली पोलर सॉल्वेंट। वीकली पोलर, देखो हेलोजन्स को ना वीकली पोलर की कैटेगरी में रखते हैं, ईथर्स को वीकली पोलर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैं आपको ले लूं CHCl3 वीकली पोलर, क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। किसी को याद है? क्लोरोफॉर्म। CHBr3 क्या नाम है बेटा? ब्रोमोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से बेटा अगर मेरे को एग्जांपल और लेना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं कि साइक्लोहेक्सेन ले लो और क्लोरीन ले लो। ईथर्स ले लो, CH3O, ईथर। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF, टेट्रा। इन सबको कौन से कैटेगरी में रखा जाता है? वीकली पोलर। इनफैक्ट आप एक और है जो बाउंड्री पे आता है इसके और अगली वाले में, और उसका नाम क्या है? एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये बाउंड्री पे आता है बेसिकली, इन दोनों की बाउंड्री। अब अगला कैटेगरी क्या है? पोलर है बट एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर तो है बट उसमें कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। जैसे पोलर के मामले में आओगे तो सबसे सिंपल एग्जांपल है CH3S, CH3। नाम क्या है? DMS। DMS का मतलब क्या होता है? डाई मिथाइल सल्फाइड, डाई मिथाइल सल्फाइड। इसमें आपको सॉल्वेंट दिखा रहा हूं, DMS हो गया। फिर हो गया DMSO, बताओ, गेस करो, CH3H डबल बॉन्ड O CH3, क्या बोलोगे? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। सल्फर का ऑक्साइड है, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। इसके अलावा ऐसे देखो बड़े खतरनाक नाम आते हैं ना। देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप इसका कॉमन नेम बताओ। ये अगर हुआ और यहाँ पे मान लो H आ गया तो क्या नाम होता है? फॉर्मल्डिहाइड। अगर ये H आया तो क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। बोलो बेटा। OH आया तो फॉर्मिक एसिड। अरे यार बोलो, याद नहीं आ रहा है सब? अच्छा ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड था, अब ये क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बाद अगर मैं यहाँ NH2 डालूं तो फॉर्मामाइड। लिखना नहीं, इसको लिखना नहीं, ये तो मैं पूछ रहा हूँ बस, फॉर्मामाइड। और अगर मैं यही CH3 डाल दूं तो ताकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना आए, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMFA, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। लिखिए इसको, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMFA, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड लिखोगे ना, पूरा फुल नेम लिखना, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। कितने समझदार लोग ये भी बोलेंगे सर डाई मिथाइल एसिटामाइड भी तो हो सकता है, इधर से आप CH3 ले लो। अच्छा मैं बहुत सारे कार्बन क्यों नहीं ले रहा हूँ? बहुत सारे कार्बन ले लोगे तो सॉलिड भी बन जाएगा, हमें तो लिक्विड सॉल्वेंट चाहिए ना, इसलिए मैं 2 कार्बन 3 कार्बन इतने में से एक आंसर ला रहा हूँ ना। DMAA, डाई मिथाइल एसिटामाइड।
डाइमिथाइल एसिटामाइड। और चलो एक और दिखाता हूँ फॉस्फोरस से रिलेटेड, PONNN, और दोनों जगह CH3 प्यारे बच्चों, CH3 नाम क्या होगा? हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, HMPA। फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, फॉस्फोरामाइड, फॉस्फोरिक एसिड का अमाइड, HMPA। तो ऐसे डरावने नाम आपको कहीं पे भी दिख जाएं तो आप समझ लेना वो कैसा सॉल्वेंट है, पोलर एरोडिक। मैं एक और बहुत शानदार नाम लिखाऊंगा यहाँ पे, कौन सा शानदार नाम? 18 क्राउन 6। Oh my God, this is OMG molecule size. 18 crown 6. Do you want to see this amazing molecule? नहीं, 18 crown 6 is a very unique molecule. देखो मैं इसको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनना। तो जैसे बेंजीन बनाते हो ना, जहाँ जहाँ कार्बन रखते हो वहां वहां ऑक्सीजन रख लो, ऐसे ही बनाते हो ना, इमेजिन करो ऐसे ही ना। अरे इनको जोड़ देते हो आपस में ना, बेंजीन बना। अब बस यहाँ हर दो ऑक्सीजन के बीच में दो कार्बन का, this is everybody 18 crown 6। ये पार्शियल नेगेटिव डाल रहा हूं, -1 मत डाल देना, पार्शियल नेगेटिव। कोई कैटायन आया तो सब उसको पकड़ के दबोच लेते हैं, जितने ऑक्सीजन है ना सब एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। ये कौन, क्या नाम है इसका? 18 क्राउन 6। अब ये 6 क्या है? ये 6 ऑक्सीजन आ देयर। 18 क्या है? नंबर ऑफ टोटल एटम्स इनसाइड द रिंग। देखो 6 ऑक्सीजन है और 12 कार्बन है, तो 12 से मिलकर कितने हो गए? 18 एटम हो गए। तो 18 क्राउन 6 इज अ साइक्लिक पॉली ईथर। खूब सारे ऑक्सीजन इसके अंदर है। जल्दी कर लो, 18 क्राउन 6। हाँ जी, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड।
लिख लिया सबने? आइए बेटा, आइए प्यारे बच्चों, जल्दी मिटा दूं मैं? लास्ट में हम लोग आखिरी सॉल्वेंट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पोलर प्रोटिक। What is polar protic solvent? A solvent is said to be polar protic if बोलिए बोलिए, हाँ जी, अगर उसमें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कौन है? वाटर, isn't it? पोलर भी है, OH बॉन्ड भी है, प्रोटिक हो गया। ये देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये अमाइड, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो NHCH3, ये सब के सब, देखो इसमें NH बॉन्ड है। तो ऐसे सॉल्वेंट जिसमें OH या NH लिंकेज हो, ऐसे सभी सॉल्वेंट को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना? बोलो भाई, इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि सर इतनी जो कहानी आपने सुना दिया है, इसका हमारे अल्काइल हैलाइड से क्या लेना देना, प्रैक्टिकल जिंदगी से क्या लेना देना है, इसके बारे में मैं आपको चैनल पे अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किसका कर रहे हैं? अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बताओ, अल्काइल हैलाइड को हमने कौन सा चीज बताया है, किस टाइप का वो मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड इज अ वेरी वीक पोलर सॉल्वेंट। तो जिस भी कंपाउंड को आपको डिसॉल्व करना है, उसको उसके जैसा सॉल्वेंट ढूंढ के देना पड़ेगा। तो RCl, RBr, RI दे कम अंडर वीकली पोलर कैटेगरी। तो उनको किस टाइप के सॉल्वेंट सबसे अच्छे तरीके से डिसॉल्व करेंगे? सबसे घटिया किसमें डिसॉल्व होगा? जिसके साथ कोई मैच ना हो। इसलिए लिखो ये बात, लाइक डिसॉल्व लाइक इज द थंब रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी। Like dissolve like is the thumb rule of solubility. Like dissolve like is the thumb rule of solubility. Like dissolve like is the thumb rule of solubility. Noted beta? Like dissolve like is the thumb rule of solubility. अब इसमें एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर, है ना? आ रहा है बात समझ में? जैसे Br2 किस टाइप का कंपाउंड है? बोलो, Br2 किस टाइप का कंपाउंड है? इज इट अ पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड? बच्चों Br2 है, हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग मुझे? Br कैसा कंपाउंड है? नॉन पोलर। तो ये कहाँ डिसॉल्व होगा? इनमें। ब्रोमीन को इसमें डिसॉल्व करोगे, आराम से भूल जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व है नॉन पोलर। मैं बात करूं ऐसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है? लगभग नॉन पोलर है। तो ये ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। सो एग्जांपल क्या है? Br2 विल बी सॉल्युबल इन CH2, CCl4, बेंजीन, इन सभी में ब्रोमीन घुल जाएगा, आराम से मिक्स हो जाएगा। बोलो, इन सब में घुल जाएगा? बोलिए। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। पार्शियली पोलर विल बी सॉल्युबल इन पार्शियली पोलर। जैसे अल्काइल हैलाइड, ईथर्स, दे विल बी सॉल्युबल इन दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी अल्काइल हैलाइड, उसमें क्या लिखेंगे?
अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर और ये एक जैसे नहीं है। RCl इज वीकली पोलर, वाटर इज हाईली पोलर, प्रोटिक आल्सो। तो इसका उसका कोई मेल नहीं है आपस में, तो डिसॉल्व नहीं होता। लिख लो नोट करके। लाइक डिसॉल्व, लाइक लिखे सबने, तो लिख लेना RCl alkyl halides are insoluble in water. Alkyl halides are insoluble in water. Why they are insoluble? Because alkyl halide is weakly polar, whereas water is polar protic. Noted? हाँ, अच्छे से नोट कर ले सकते हैं। आइए बच्चों, अब बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब सर चलो एक चीज तो ये समझ में आ गया। अब सर ये बताओ, अगर मान लो आपने ऐसा कंपाउंड ले लिया जो कि आयनिक कैटेगरी का है, कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक, 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 आयोनिक। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया सोडियम, 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 सोडियम हैलाइड, NaCl, NaBr, Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मर्जी ले लो यार, यहाँ पे तुम्हारा मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। Na प्लस X माइनस, आयोनिक कंपाउंड। अब मैं पूछूं कि बताओ इसको अगर मैं किसमें ऐड करूं? CCl4, जो कि कैसा कैटेगरी का सॉल्वेंट था। फिर मैं डिसॉल्व करूं CHCl3 में, जो कैसा कैटेगरी का। फिर मैं डिसॉल्व करूं किसमें? एसीटोन में। या फिर एसीटोन छोड़ो, ज्यादा अच्छा क्या है, मैं DMSO और वाटर में। क्या फर्क आएगा सर? तो सबसे पहली बात, यहाँ क्या लिखोगे? इनसॉल्युबल, क्योंकि भाई आयनिक कंपाउंड है। प्लस एंड माइनस को सॉल्वेट करने के लिए पोलर चीजें चाहिए, इसके पास तो पोलर एंड ही नहीं है। ये क्या था? नॉन पोलर। ये क्या है? वीकली पोलर। तो इसमें भी ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, इसमें सॉल्युबल, इसमें सॉल्युबल। तो कहोगे सर ये बताओ फिर क्या DMSO और H2O में ये क्या था? पोलर एप्रोटिक, और ये क्या था? पोलर प्रोटिक। एक पोलर प्रोटिक है, एक पोलर। क्या सर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? है बेटा, इन दोनों में भी डिफरेंस है। वाटर जो पोलर प्रोटिक है, वो दोनों कैटायनिक एंड एनायनिक दोनों स्पीशीज के चारों तरफ वीक बॉन्ड, आयन डाइपोल इंटरैक्शन स्टैब्लिश करता है। जैसे मतलब कि अगर इसके अंदर मैं डिस्कस करूं तो Na+ के चारों तरफ वाटर अपने ऑक्सीजन एंड से आकर के जुड़ा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो ये चारों तरफ कैसे बन रहा होगा? OH। और बेटा X- भी वाटर के चारों तरफ, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है, इसलिए बड़े आराम से ब्रिज बन सकता है। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करके, किसका यूज करके? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करके आप सोडियम एंड X- कैटायनिक एंड एनायनिक दोनों को अच्छे से सॉल्वेट कर। जबकि DMSO ओनली सॉल्वेट
कैटाइनिक पार्ट नाइसली, एनाइनिक पार्ट को सॉल्वेट नहीं कर पाता है, ओनली सॉल्वेट कैटाइनिक पार्ट नाइसली। मैं दिखाता हूं, जैसे Na+ है, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, सल्फर, CH3 डाल दो, ये ऑक्सीजन वाले साइड से अच्छे से सॉल्वेट कर लेगा। ये ऑक्सीजन वाले साइड से डबल बॉन्ड सल्फर CH3, जबकि आप देखो इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत अंदर की तरफ है, तो X- को ये सॉल्वेट नहीं कर पाएगा क्योंकि सल्फर काफी अंदर है, स्फेरिकली इनसाइड है, इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज अच्छे से आएगा नहीं, और आ भी रहा है तो ये इतना दूर है कि इसके साथ अट्रैक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए एनायंस आर नॉट सॉल्वेटेड इन डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, कैटायंस आर नाइसली सॉल्वेटेड। उसी का एक एग्जांपल क्राउन ईथर है। एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर मान लो आपके सामने NaCN कंपाउंड दिया हो और यहाँ पे 18 क्राउन 6 लिखा हो, तो ये क्या कमाल करेगा? तो ये कमाल ये करता है कि जितने सोडियम आयन है ना, उनको जकड़ लेता है ऐसे करके। देखो अपने नेगेटिव एंड से सोडियम को पकड़ के खींच के बाहर निकाल देगा, CN- को फ्री छोड़ देता है, CN- बिकम्स फ्री। तो ये तो खास बात है, कैटाइनिक पार्ट को जितने भी पोलर ए प्रोटीन हैं वो सब अच्छे से बाइंड कर लेते हैं, सॉल्वेट कर लेते हैं, एनायनिक पार्ट फ्री हो जाता है, जबकि पोलर कौन सा कैटेगरी, प्रोटिक, दोनों को कैटायन और एनायन। इस कहानी को जितना बढ़िया से टाइम देके एक्सप्लेन कर सकते हो कर लीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करो।
प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ जी, बना लिया सब, क्राउन मीटर्स वगैरह सब बता दो। चलो यहीं पे एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको एप्लीकेशन में। ध्यान देना बेटा, कुछ समझ में आया कि देखो ये सारे आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल हैं। किसमें सॉल्युबल है? वाटर में, पोलर प्रोटीन। लेकिन सिर्फ इन सभी में सोडियम आयोडाइड ही है जो कि एसीटोन में डिसॉल्व होता है। NaBr, NaCl, दे आर इनसॉल्युबल इन एसीटोन। कौन सी कैटेगरी में था एसीटोन? इसके बीच में था, गायब कर दिया मैंने, इन दोनों के बीच में। मतलब वीकली पोलर टू पोलर एप्रोटिक के बीच में था, यही था ना? तो ये को आप इन सभी में कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? इन तीनों में कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? भाई कोवलेंट कैरेक्टर कैसे देखते हैं? कैटायन फिक्स हो जाए तो एनायन का पोलराइजेबिलिटी, कौन ज्यादा पोलराइजेबल है? I-, इसलिए इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। इसलिए ज्यादा कोवलेंट है तो इस वजह से एसीटोन में थोड़ा सॉल्युबल। समझ गए ना? तो इट इज स्लाइटली I mean more soluble in acetone. नोट कर लिया सबने? क्लियर है सबका? चलिए अब देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। हालांकि ये पहले भी एक बार मैं बेसिक्स में आपको बता चुका हूँ, बट क्योंकि अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल समझना जरूरी है। एंड उसके बाद देखेंगे लीविंग ग्रुप क्या होता है। लिखो न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर्स। Nucleophile and nucleophilic characters. What is nucleophile and nucleophilic character? तो nucleophile क्या है? बोलो। Electron rich species. What is nucleophile? Electron rich species. अब एग्जाम्पल में आपका अमोनिया भी एक न्यूक्लियोफाइल है, आपका RS- भी एक न्यूक्लियोफाइल है, I- भी एक न्यूक्लियोफाइल है, Br- भी न्यूक्लियोफाइल है, OH- भी न्यूक्लियोफाइल है। बोलो, ये भी न्यूक्लियोफाइल है।
है कि नहीं? कुछ ना मिले तो वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। अब न्यूक्लियोफिलिक पावर कैसे देखते हैं? फिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिक पावर कैसे देखते हैं? कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? तो देखो, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो है जिसका रेट ऑफ अटैक फास्ट हो। A good nucleophile is that whose rate of attack on any organic molecule is faster wherever it is required. जैसे मान लो बेटा कि मेरे पास यहाँ कोई लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप क्या है थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले भी बताया हुआ, दोबारा एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, तो एक न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा है जिसका रेट फास्ट हो। देखो, a good nucleophile is that whose rate of attack is faster. A good nucleophile is that whose rate of attack is faster. ये रेट ऑफ अटैक किस पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहला बात पोलराइजेबिलिटी। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें जिस एंड पे नेगेटिव हो या लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो, उस एंड को कितने आसानी से आप पोलराइज कर सकते हो, पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। पोलराइजेबिलिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू steric crowding of alkyl groups। अब ये एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग। मैं आपसे पूछूं कि बेटा F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस में ऑर्डर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का? क्या करोगे आंसर? OH माइनस SH माइनस में क्या ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का? ROH एंड RSH में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल? RNH2 एंड R नाइट्रोजन पे 3 फिनाइल ग्रुप डाल दें और फास्फोरस पे 3 फिनाइल ग्रुप डाल दें और पूछे कि भाई बताओ कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल? तो ये सब 3-4 क्वेश्चन है आपके लिए। कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? इन चारों में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? तो देखो, सारे मोनोएटॉमिक है। डोनर सेंटर का क्राउडिंग नहीं देखते हैं, क्राउडिंग देखते हैं किस चीज का? उससे अटैच अल्काइल ग्रुप का। इसमें तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं, तो क्या देखो? पोलराइजेबिलिटी। कौन इजीली पोलराइज हो जाएगा? इन सभी में कौन इजीली पोलराइज होगा? I माइनस। पोलराइजेबिलिटी कैसे चेक करते हैं बेटा? चार्ज इनटू साइज ऑफ, साइज के प्रोपोर्शनल। बताओ सबसे बड़ा साइज किसका है? इजीली पोलराइज होगा, फास्टर अटैक करेगा। इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में अब बताओ ये ले लो। मैं अब देखो, इस बार डोनर सेंटर मैंने बदला नहीं। डोनर सेंटर क्या हो गया? इसमें डोनर सेंटर मैंने चेंज नहीं किया, डोनर सेंटर फिक्स हो गया। अब क्या चेक करें? क्या चेक करें? क्या चेक करें? स्टेरिक क्राउडिंग। बताओ कौन ज्यादा क्राउडेड है? दिख रहा है? खूब सारे हाइड्रोफोबिक। समझ में आ रहा है?
भाई ऐसे कोई ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करोगे? पूछे कि वाटर ज्यादा अच्छा है कि H2O? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और फोर्स ओवर माइनस, क्या सोच रहे थे मोटू लोग, कब सुधरोगे? किसी पे नेगेटिव है वो तो बड़े आराम से अट्रैक्ट हो जाएगा ना। न्यूट्रल वाला, अरे यार क्या है जिंदगी, ज्यादा पढ़ने के बाद दिमाग थोड़ा और खिसक जाता है मेरे को लग रहा है। ज्यादा पढ़ाई हो गई, इतने सारे एग्जाम हो गए, सारा सब्जेक्ट पढ़ लिए, सब मिक्स हो गया। इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज नोन एज कंफ्यूजन, lack of clarity, confidence down, insecure feeling। देखो बोल रहा है सुसाइडल थॉट, अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ। ऐसे केस में सबसे अच्छा इलाज क्या है कि सुबह उठ करके जब भी इस तरह के थॉट है, ना 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 कुछ नहीं, बढ़िया से दौड़ो, अपनी फुल कैपेसिटी से दौड़ो, और इतना तेज दौड़ो कि वो सब थॉट जब तक दिमाग से एकदम गायब ना हो जाए। उस समय जब ऐसे लगे कि अब मतलब रुक जाओ नहीं तो मर जाएंगे, वैसा वाला स्टेज, उससे ज्यादा बड़ा क्राइसिस क्रिएट करो दिमाग के अंदर। रनिंग करो, थोड़ा देर जॉगिंग करो, फिर तेजी से भागने लग जाओ, तो एक लेवल पे लगता है कि अब नहीं जाएगा, अब अगर भागा तो यहीं खत्म हो जाएगा। फिर उस लेवल तक दौड़ने की कोशिश करो, देखो सारे नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक वोलेटाइल हो जाएंगे, फिर उस समय लगेगा लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आते जाते रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे तो ज्यादा जरूरी। सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बताओ तुम, मेरे भगवान कैसी बातें कर रहे। अरे अरे मनुष्य, हे मानो इतना जल्दी कैसे हार मान सकते हो? कहाँ इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान बाकी है, ये ऐसी ऐसी, और एक तुम लोग सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, चलो ठीक है, कर लिए। हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? अब देखो ये बड़ा रिलेटेबल भी है, जितने ज्यादा मोटू लोग पीछे आते जाएंगे, देखो ये मोटू लोग है, उतना मोबिलिटी उसका स्लो होता जाएगा। अब मोबिलिटी स्लो होगा तो रेट ऑफ अटैक स्लो हो जाएगा, है ना? बोलो। देखो सर तुम्हारे ऊपर क्यों पॉइंट करते हैं भाई क्रिश ओबराय, तुम पे क्यों पॉइंट करते हैं? मोटू जैसे ही बोलो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना चाहिए, कैसे बात कर रहे हो? हाँ जरूर फर्क पड़ना चाहिए, थोड़ी बहुत रनिंग ऐड करो। है ना? चलो हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी, सबको एकदम क्लियर है? तो मैं एक ना आपको ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक पावर का ऑर्डर लिखवा दे रहा हूँ, उसको नोट कर लो, बड़ा काम आता है। नोट करो, ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक लिखवाया था क्या तुमको कभी? कभी जमाने में लिखवाया था क्या? 10-15 साल पहले कभी पढ़ाया था क्या तुमको? चलो लिखो, one of the most powerful nucleophile is PHS-, sulfur पे negative, followed by Cn- and I-, they are very very good, and then there is EtO-,
followed by OH minus, followed by N3 minus, then there is Br minus, PHO minus. इतना काफी है वैसे, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए, है ना? एंड में क्या लिखा है? PHO माइनस, मतलब फिनॉक्साइड आएंगे, ऐसे लिखो। आप देखो इनमें वन ऑफ द बेस्ट स्पीशीज में कौन से आते हैं? सल्फाइड, साइनाइड एंड आयोडाइड, ये तीन है वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स। चलो एक बार क्वेश्चन आया था, मैं देखना चाहता हूं आप लोग क्या आंसर करते हो। लिखो क्वेश्चन लिखो। What will be the order of nucleophilicity in dimethyl sulfoxide? Sulfoxide. Order of nucleophilicity in dimethyl sulfoxide. बताइए, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, इन चारों में डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, जैसे हम DMSO लेंगे तो क्या आएगा उसका ऑर्डर? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का ऑर्डर बताइए, बताइए बताइए। बोलिए बच्चा पार्टी, चलिए बताइए। तो देखो मैंने एक आपको थोड़ी देर पहले एक बात मैंने बताई थी कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में सॉल्वेशन नहीं होता है, जबकि अगर वही दूसरा वाटर के अंदर बात किया जाए तो वाटर F माइनस को एक्सेसिवली सॉल्वेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेशन प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, जितना ज्यादा इस पे चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, मल्टीपल लेयर बनाएगा। तो पानी के अंदर फ्लोरीन हैवीली क्राउडेड हो जाता है, मोटू हो जाता है, मतलब इट कैन नॉट मूव फास्टर, इसलिए पानी के अंदर कैसा आंसर आएगा? Cl माइनस इज बेटर, Br माइनस इज बेटर एंड I माइनस, मतलब दिस इज इन सिंक विद पोलराइजेबिलिटी है, दोनों से आंसर वही आ रहा है। लेकिन जब हम लोग DMSO ले लेते हैं ना तो उसमें इसकी ये नहीं होता है। तो ऐसे में ये छोटू स्पीशीज है एंड पतलू स्पीशीज है, इट कैन मूव फास्टर एज कंपेयर टू रिलेटिवली मोटू गाइस लाइक दिस आयोडीन, क्योंकि साइज इसका बड़ा हो जाता है। तो जब DMSO के अंदर न्यूक्लियोफिलिक पावर देखते हैं तो बदल जाता है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, जबकि वाटर के अंदर देखते हैं तो आंसर बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है बट इसके ऊपर लेयर ज्यादा नहीं, layer of water is making this F minus very fat, so it cannot move with that ease. Okay, चले हो गया, बोलिए। तो ये एक लास्ट पॉइंट था रिलेटेड टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज लीविंग ग्रुप।
हेडिंग डालिए लीविंग ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज लीविंग ग्रुप। देखो नाम से ही क्लियर है, जाने वाला ग्रुप नहीं, लिविंग ग्रुप, यही है ना भाई। इसका हिंदी अनुवाद करिए आप लोग, क्या है इसका। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, ऐसा ग्रुप जो बस छोड़ के जाने ही वाला है। नहीं इतना बोलिए, लिविंग ग्रुप किसको बोल रहे हैं बेटा, छोड़ के जाने वाला है। अच्छा क्या पहचान है ऐसे ग्रुप की, ऐसे चीजों की क्या पहचान है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। लीविंग ग्रुप पहचानेंगे कैसे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो रिएक्शन हम करने जाएंगे इस टॉपिक के बाद, उसमें आपको सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लीविंग ग्रुप है क्या, तब उसके बाद तो लीविंग ग्रुप पता कैसे चलता है। तो देखो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इसको बाहर निकाल दो, धक्के मार के तो नहीं निकालना है, मतलब कोई ना कोई अटैक करा करके इसको बाहर निकाल दो। ये अगर Lg माइनस जो बन रहा है, अगर ये वीक बेस हुआ, देन इट विल बी गुड लीविंग ग्रुप। अच्छा ये वीक बेस होने का मतलब क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो ये वीक होगा। बोलो सही बोल रहा हूं। तब मुझे अब बताओ लीविंग ग्रुप कैसे पहचानते हैं, वीकर द बेस बेस्ट लीविंग ग्रुप। लिखिए बात, वीकर द बेस बेस्ट लीविंग ग्रुप, यानी लीविंग ग्रुप कैपेसिटी inversely proportional to basic power or directly proportional to acidic power of conjugate acid। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। CH3CH2F, CH3CH2Cl, CH3CH2Br, CH3CH2I, इन सभी को मैं बारी बारी से किससे ट्रीट करा रहा हूं, CH3S माइनस Na+, सभी को इसी से करा रहा हूं, सभी को इसी से करा रहा हूं, सभी को इसी से करा रहा हूं। प्यारे बच्चों, किसमें रिएक्शन होगा किसमें नहीं होगा, और जिसमें भी होगा उसका रेट का ऑर्डर बताइए, कौन पास करेगा कौन स्लो करेगा। कम ऑन, सो इजंट इट अ न्यूक्लियोफाइल, यस सर। इज इट अ लीविंग ग्रुप, नो सर, नो रिएक्शन, क्योंकि फ्लोराइड आयन इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, इट्स अ बैड लीविंग ग्रुप, पुअर लीविंग ग्रुप। अगर ये यहां क्लोरीन रहा तो धक्के मार के बाहर निकालेगा, क्योंकि क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, गुड लीविंग ग्रुप है। क्यों, कैसे मालूम, क्योंकि हमने पढ़ा है HCl, HBr, HI आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इतने अच्छे एसिड हैं तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग बेस, बोलिए नो रिएक्शन, हियर यू आर गोइंग टू गेट CH3 CH2 HCH3, मतलब क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्या हो गया ये, CH3 CH2 HCH3।
CH3, ये क्या बन गया NaBr, दे आर गुड लीविंग ग्रुप। जल्दी जल्दी कहानी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने नोट कर लिया? इस बात को सबने नोट कर लिया? बोलिए। मुझे कुछ और लिविंग ग्रुप को बताता हूँ। इसको नोट कर लिया फटाफट सबने? हाँ, चलो और दिखाता हूँ। तो फास्टर किसका होगा भाई? R1, R2, R3, R4 में R4 बेटर लिविंग ग्रुप है, तो उसका रेट फास्ट होगा। आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? आइए अगला देखते हैं। ध्यान से देखो भाई। CH3, रेट का कंपैरिजन नहीं करेंगे, रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। बताइए इनमें कौन गुड लिविंग ग्रुप है, कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा? डू इट फास्टर, फास्टर एवरीबॉडी, वेरी फास्ट।
तो प्यारे बच्चों बताइए, हो गया है? कुछ हुआ है? चलिए, तो कितने लोग समझ गए कि यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि OCH3 इज अ गुड बेस। गुड बेस, पुअर न्यूक्लियो। अच्छा, गुड बेस पता है कौन कौन से हैं? वो पहले उसका लिस्ट बना लो ताकि वो लाइफ में प्रॉब्लम भी सॉर्टेड हो जाए ना। आपको याद करो, मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ बताया था कि भाई CH4 से अच्छा होगा अमोनिया, अमोनिया से अच्छा होगा H2O, H2O से अच्छा होगा HF, HF से तो खैर बहुत ही अच्छा होता है HCl। कुछ याद आ रहा है? इस तरह की कहानी मैंने कभी आपको जमाने में सुनाई थी। मैंने बोला था अगर एक पीरियड में हाइड्राइड्स दिखे तो उनका कंपैरिजन करते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप देखना, और जब एक ग्रुप में दिखाई दे तो बॉन्ड एनर्जी एंड साइज देखना। तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी कम होता जा रहा है इसलिए अच्छा एसिड होते जा रहे हैं, इसलिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल, तो ये सब क्या है? एसएज हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां तक तो यानी कि ये तो हमारा हुआ एसिडिक ऑर्डर, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक ऑर्डर। तो बेसिक ऑर्डर आया तो भाई साहब ये हो जाएगा, बहुत पावरफुल है ये। बल्कि यहाँ लिस्ट में आप ये भी लिख लो, यहीं बीच में अमोनिया तो लिखेंगे, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ROH लिख लो, RO अच्छे से लिख लेना ताकि आपको समझ में आए कि RO माइनस OH माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो OH माइनस खुद में ही क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सब के सब क्या हो गए भाई? स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि जब OH माइनस अच्छा तो इसलिए देखो OCH3 माइनस से स्ट्रॉन्ग लगता है। इनको कभी ऐसा मत कराना CH3 से इस पे अटैक नहीं कराएंगे, इससे कराएंगे। यहाँ CH3H माइनस Na+ अटैक यहाँ कराएंगे इस पे और ये निकल जाएगा। क्या बन जाएगा ये? CH3 CH2 H CH3। क्या बाहर हो जाएगा? क्या बाहर हो जाएगा बेटा? बोलिए, बाहर क्या होने वाला है इसमें? O माइनस H डबल बॉन्ड O। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो आंसर है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा मतलब ये सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा हूं। क्या ये वीक बेस है? हाँ जी, क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग। ये कैसे मालूम? तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी बहुत पहले। मैंने बोला था बेटा जिस भी ऑक्सी एसिड में 2 टर्मिनल ऑक्सीजन आ जाएं कम से कम, वो सब के सब क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्राइक किया कुछ? तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? अच्छे लीविंग ग्रुप हैं। पता है नाम क्या है इस ग्रुप को? मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये बहुत पहले भी कहानी सुनाई हुई है, आप लोगों को याद नहीं रहती वो अलग बात है। देखो इसको बोलते हैं TS। नाम क्या होता है इसका? टोसाइल। ग्रुप क्या होता है? बेंजीन बना करके H डबल बॉन्ड O और बॉन्ड खाली छोड़ दो। जैसे मिथाइल में होता है CH3, ये टोसाइल है। ऐसे TS, उसके बाद MS होता है। नाम क्या होता है? मिथाइल। ओह माय गॉड, मिथाइल मतलब तुम लोग मिथाइल मैन वाला टाइप में तो नहीं समझ रहे हो मिथाइल। उसके बाद बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, BS, इसको बोलते हैं ब्रोसाइल। अच्छा सुनो, टोसाइल में ना यहाँ CH3 होता है। टॉलिडीन से रिलेटेड सल्फोनिक एसिड का जो पार्ट होता है टोसाइल। T से टॉलिडीन, टोसाइल से मतलब समझ रहे हो सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट। मिथाइल मतलब मिथाइल एंड सल्फर वाला पार्ट।
ब्रोसाइल मतलब कि ब्रोमीन मत बोल देना, यहां Br लगेगा। ब्रोमो सल्फोनिक एसिड का पार्ट होता है, ये ब्रोसाइल है। नोसाइल NH, ये सब आते हैं नोसाइल। नोसाइल क्या होगा, यहाँ NO2 आ जाएगा। और एक और नाम दिखाता हूं, बहुत ही मजेदार है, कोई बताएगा? ट्रिप्लेट। ट्रिप्लेट बोलते हैं इसको, CF3H डबल बॉन्ड O-। तो जैसे ये देखो, ये टोसाइल है ना, अगर इसी टोसाइल में अगर मैं ऑक्सीजन नेगेटिव डाल दूं, इसको बोलेंगे OTH-। ये ऑक्सीजन लग गया, नाम क्या हो जाएगा? टोसाइलेट। जैसे अगर यहाँ O- डाल दिया तो टोसाइलेट, यहाँ O- डाल दिया तो मिसाइलेट, यहाँ O- डाल दिया ब्रोसाइलेट, यहाँ नोसाइलेट, ट्रिफ्लेट। अरे सल्फेट जैसे हो रहा है, तो वैसे ही तो 8 वर्ड जुड़ता चला गया, मिसाइलेट, ब्रोसाइलेट, टोसाइलेट। हाँ जी, ये ग्रुप है और ये लीविंग ग्रुप्स हैं। O- बन गया तो लीविंग ग्रुप, OTS- ऐसे लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में। पागल हो जाओगे तुम लोग, मैं ऐसे नॉर्मली लिख दिया हूँ, एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा CH3 CH2 OTS, टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ NaI इज टेकन। आप बोलेंगे TS क्या है, तो इसको ऐसे ही निकाल देना है, टोसाइलेट था वो, CH2I एंड OTS- Na+, टोसाइलेट। नोट करिए, बहुत अच्छे से नोट करिए, ये सब सल्फर सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट है, ये सब बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप है, वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप। HI के ऊपर क्या है? HBr। HBr के ऊपर HCl, तो एक ग्रुप का है बेटा। हाँ जी बच्चों, हो गया क्या? मिटा दूं मैं पूरा एक लाइन से? चलो बेटा। अरे यार, मैं पूछ रहा हूँ, मिटा दो सब, तो बोल रहे हो हीरो बन गई है सर। चुप रहो, चलो कोई बात नहीं। सबको समझ आ गया यहाँ तक? लीविंग ग्रुप क्लियर हो गया? हाँ, अब देखो कुछ और पॉइंट लिख लेंगे, बड़े हाईलाइट पॉइंट है ये। जैसे OH- पुअर लीविंग ग्रुप, बट H2O गुड लीविंग ग्रुप, इजंट इट? भाई OH- स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर थोड़ी ना बेस होता। ऐसे ही RO- is poor leaving group because it is strong base, but everybody ROH good leaving group.
प्यारे बच्चों NH2 माइनस, अमोनिया, ये सभी खराब हैं, पुअर LGN। N2 इज पावरफुल लीविंग, क्योंकि N2 कोई बेस होता ही नहीं। नाइट्रोजन से रिलेटेड अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है? N2। याद करो, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि RNH2 आ जाए तो इसको NaNO2 HCl लेकर के 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो ये RN2 प्लस बन जाता है, Cl माइनस डाइजोनियम कंपाउंड बनता है, डाइजोनियम। और क्योंकि ये एक बहुत पावर लीविंग ग्रुप है तो अपने आप छोड़ करके क्या बन जाएगा? R प्लस N2 बाहर निकल जाता है। इट्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। यही तो था डीएमिनेशन ऑफ अमाइन। अगर NH2 को निकालना है तो NH2 के फॉर्म में निकलेगा ही नहीं, अमोनिया के फॉर्म में भी नहीं निकलेगा। इसको निकालना है तो N2 प्लस बनाना पड़ेगा। दैट्स हाउ वी प्रोसीड फॉर दिस रिएक्शन। Can you quickly note it down, guys? As quick as possible. As quick as possible. ठीक है, हाँ जी, यहां तक हो गया सबका? क्लियर है? आइए बेटा, अब इतनी कहानी, इतनी तपस्या जो आपने करी है, अब उसका मैं आपको फल दिखाता हूँ कि कितना इजी और कितना। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन sp3 center. Nucleophilic substitution on sp3 center. Nucleophilic substitution on sp3 center, है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये ऐसे रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसमें लीविंग ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच हो? sp3। सामने न्यूक्लियोफाइल लोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा बेटा और लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल ने लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए नाम क्या है इसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, अल्काइल हैलाइड भी फ्लोरीन को अगर छोड़ दो तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। तो इस बहुत बड़े विशालकाय लीविंग ग्रुप में एक छोटा सा पार्ट क्या है? ClBrNi, वो भी इसी तरह का रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ही टाइप के होते हैं, सभी का पाथ एक जैसा होता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। डिपेंडिंग ऑन सबस्ट्रेट, द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, the solvent that you have used and the temperature, there are various possible paths of this nucleophilic substitution, and few very important of them is SN1 and SN1 dash। आपने यही पढ़ा होगा अपने किताबों में, के बारे में बात करेंगे SN1 dash। दूसरा SN2
and SN2 डैश, आपने भी SN2 पढ़ा होगा, 2 डैश नहीं पढ़ा। SNI, fourth is N neighboring group participation, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NGP, NGP वाले रिएक्शंस। तो ये 4 बहुत बड़ी कैटेगरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक 5वां भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, आगे आएगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। और ये भी बता दे रहा हूं कहां पे आएगा, जहां पे RC डबल बॉन्ड हो, Cl लगाओ, न्यूक्लियोफाइल आए और इस क्लोरीन को बाहर निकाल दे, ऐसे सब्स्टिट्यूशन को असाइल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये असाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, दिस ग्रुप इज असाइल। सो असाइल, ये देखो sp3 सेंटर नहीं है, नॉट sp3, इट इज sp2, इसलिए इस पे स्टार लगा लेना, ये इस कैटेगरी का पार्ट नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट जरूर है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट। तो इसमें SN1 SN2 आज के क्लास में मैं बस एक ओवरव्यू दूंगा आपको, SN1 SN2 है क्या, अगली क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, SN1 SN2 हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू। अच्छा, पूरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनो, सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये 1-2 क्या है, 1 का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 हो। ऑर्डर से कुछ याद आया, ऑर्डर, ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, केमिकल काइनेटिक्स, वही वाला पार्ट है। यानी इसके रेट एक्सप्रेशन में ऑर्डर कितना होगा, 1। ये कैसे पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑफ ऑर्डर 2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ये हमारे पास रिएक्शन आएगा अल्कोहल के, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे तब उसमें SNI आपको दिखाऊंगा मैं क्या है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, तो इसको डिटेल में। अच्छा, कभी ऐसा लिखा हो, ध्यान से देखो, SE2, इसका क्या मतलब, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ ऑर्डर। समझ गए ना, अरे लिख लो रे, अच्छे से एक्सप्लेन करके, एक को लिख लो, आइडिया लग जाएगा। अब सर ये SN1 SN2 क्या है, ये मैं दोनों को एक बारी, अभी नोट बिल्कुल नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगली क्लास में पूरा कनेक्ट एस्टैब्लिश होगा आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान लगा के सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। SN1 and SN2, देखो बेटा, जब कभी भी ऐसा आप कोई सबस्ट्रेट लेते हो, guys, am I audible? Everybody, am I audible? देखो बच्चों, SN1 में क्या बता रहा है, जब कभी भी लीविंग ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसका लीविंग ग्रुप निकालने से कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो। कैसा कार्बोकेटायन, स्टेबल। तो ऐसे चीजों को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लेने से ही उनका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाता है। और एक बार कार्बोकेटायन बन गया तो कितने लोग ये समझदारी से ये कहने वाले हैं, फिर तो सर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बड़े आराम से हो जाएगा, अप एंड डाउन दोनों तरफ से। और अगर इनमें से आपने कायरल सेंटर क्रिएट कर दिया, जैसे CH3 CD3 CT3,
समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आइसोटोप डाल दिया। तो सर यहाँ से जो बनने वाला कंपाउंड है न्यूक्लियोफाइल के साथ NU, यहाँ CP3, CD3, NCH3, तो ये दोनों बन जाएंगे सर, ये और इसका भाई भी। भाई बोले तो मिरर इमेज, मिरर इमेज बोले तो इनएंशियोमर, याद आ रहा है? और दोनों अगर इक्वल अमाउंट में बन जाए तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हाँ जी, रेसिमिक मिक्सचर, ये होता है ना। तो SN1 ऐसा पाथवे है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है। कितने स्टेप का रिएक्शन है ये? 2 स्टेप। पहला स्टेप में कार्बोकेटायन, अच्छा कार्बोकेटायन कौन से मीडियम में बनेगा? जिस मीडियम में प्लस और माइनस दोनों को अच्छे से सॉल्वेट कर पाए। कौन सा सॉल्वेंट लो? पोलर प्रोटिक, इसलिए वाटर लोगे तो ये फेवर हो। DMSO लोगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इसको सॉल्वेट करने की कोशिश करेगा और ये बड़े तकलीफ में ऑलरेडी। समझ आ रहा है? सो SN1 का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 स्टेप आ रहा है अल्काइल हैलाइड के केस में, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन पहला, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इन दोनों स्टेप में स्लो कौन है? पहला स्टेप, क्योंकि यहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये स्लो है। और याद करो जो रिएक्शन 2 स्टेप में हो उसका स्लोएस्ट स्टेप ही उसका रेट होता है। तो रेट इज इक्वल टू K, यहां से मेरे को रेट लिखना हो तो लिखूंगा K इंटू, कितने लोग कह रहे हैं RCl वाटर, तो ऐसे एक्सिस में। तो बताओ ऑर्डर कितना है रिएक्शन का? 1, इसलिए तो बोल रहे थे ऑफ ऑर्डर 1। तो SN1 क्या है? रिएक्शन इन विच कार्बोकेटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, रिएक्शन इन विच intermediate carbocation formation takes place, whose order is 1, 2-step reaction in case of alkyl halide। जबकि बेटा मान लो ऐसे रिएक्टेंट तुमने ले लिया जिसमें कार्बोकेटायन बनना पॉसिबल ही ना हो, जैसे कि ये वाला देखो। अब क्या होगा? अब तो ये कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं। तो क्या ये कार्बोकेटायन बना के जाएगा? चांस ही नहीं है। OH माइनस इस पे साइमल्टेनियसली अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बैक साइड, फ्रंट साइड से क्यों नहीं आएगा? इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाएंगे, उधर की तरफ से आएगा एकदम पीछे से। एक और एडवांटेज होता है बैक साइड आने का कि इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख रहा होता है वहां। तो ये एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके, और देखो जब ये OH माइनस इसके नजदीक जा रहा होगा तो धीरे धीरे ये जो इस तरफ का ये नॉर्मली ओपन होगा, ओपन होकर के जैसी बॉन्ड बनेगा अपोजिट साइड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इनवर्जन हो गया। क्या हो गया? इनवर्जन। इसको बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी वॉल्डेन इनवर्जन बोलते हैं। इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है इनवर्जन। कितने स्टेप का है? ओनली 1 स्टेप। और जो 1 स्टेप के रिएक्शन हो उसका रेट कैसे लिखते हैं? K इंटू जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, RCl इंटू OH माइनस। बता बेटा ऑर्डर कितना है? अब बताए इसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा? अगर मैं H के जगह पे CH3 डाल दूं तो बल्कि ग्रुप आ जाएंगे, और बल्कि ग्रुप और OH माइनस के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए रेट स्लो हो जाएगा। इसीलिए 3 डिग्री में SN1, मिथाइल हैलाइड में SN2, 1 डिग्री में SN2, 2 डिग्री में कुछ भी हो सकता है सर। दोनों ही खराब है, क्योंकि कार्बोकेटायन भी अच्छा स्टेबल नहीं है, क्राउडिंग भी हो गया है। आ रहा है बात समझ में? ये रहे आपके ओवरऑल 2 चीजों का मैप जो मैंने बताया। ठीक है, इसी चीज को अगली क्लास में लिखेंगे बढ़िया से, एंड दैट्स ऑल फॉर द क्लास।